हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक नया टॉपिक फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। पिछली बार डुएट एमकॉम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, और उससे पिछली बार भी आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये हमारे लिए। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं और कवर कर लेते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 3-4 जो टॉपिक हैं उससे पहले ही मैं ये वाला टॉपिक करवा रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है। और अगर आप लोगों ने आईसीए की वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइस चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, बिजनेस लॉ की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ एजेंसी वाला कर रहे हैं हम टॉपिक। तो एजेंट क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। एन एजेंट इज़ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉय किया गया हो बाय अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ और टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो जो इसको अपॉइंट कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है वो कौन होगा? वो हमारा प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल के बिहाफ पर ये सारा काम करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि एजेंट क्या होता है। और प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच की रिलेशनशिप को कहा गया है एजेंसी। क्लियर है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी ये, हमें क्लियर है। नेक्स्ट, इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोनों साल यहीं से ही क्वेश्चन आए। पहली चीज़ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे बनती है? एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, चाहे वो हो जाए एक्सप्रेस एग्रीमेंट, चाहे वो हो जाए इम्प्लाइड एग्रीमेंट। दोनों तरीके से बन सकता है एग्रीमेंट, और हो सकता है बाय लॉ। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तब भी बन सकता है, या एक और चीज़ मैं बता दूं, रेटिफिकेशन से भी बन सकता है। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, रेटिफिकेशन है थर्ड, फोर्थ है हमारा ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये बस याद रखना है आपको कि कैसे इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन जाती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एलिजिबल होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला टॉपिक हमने पहले कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। थर्ड है कॉम्पिटेंसी नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन एजेंट। एक एजेंट का मतलब वो एलिजिबल अगर है भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा। तो नॉट रिक्वायर्ड, कॉम्पिटेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर फॉर एन एजेंट। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज इन एजेंसी रिलेशनशिप द एजेंट ब्रिंग्स हिज प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि उसके बिहाफ पे काम करेगा और थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में उसको लेकर आएगा। किसका काम होता है? ये एजेंट का काम होता है। ठीक है, तो उसका एक फंक्शन भी हमें यहाँ पे पता चल गया है। ठीक है, इसी से ही एक चीज़ निकल के आती है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर किया था, जिसका मतलब था कि अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, कंसिडरेशन कैन सू। ठीक है, कैन सू, बट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ठीक है, मतलब एक थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ता नहीं है हमारे वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वो सू नहीं कर सकता। तो इसका एक एक्सेप्शन भी था जिसका नाम था एजेंसी। जिसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एजेंट जो है वो एक थर्ड पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके पास एक राइट है कि वो सू कर सकता है थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। इसको तो नोट करके रख लो कहीं ना कहीं और दिमाग में रखना हमेशा। जो भी एक्ट करेगा कौन? एजेंट करेगा, उसके लिए लायबल होगा कौन? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही एजेंट काम कर रहा है। क्लियर है। और एक और चीज़ बता दूं कि माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर एजेंट हो सकता है, और माइनर का जो भी एक्ट होगा उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा, उसका प्रिंसिपल लायबल होगा। तो माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट इज नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। जब हम कर रहे थे कंसिडरेशन वाले के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन था इस रूल का, जो कि क्या था? एजेंसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो सकती है विदाउट एनी कंसिडरेशन। क्लियर है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब जाके 2021 और 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाना और क्वेश्चन करना। 2021 का क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं आपको 68 है, आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 190 प्रोवाइड्स दैट एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर
ठीक है। जो एजेंट है वो दूसरे बंदे को अपनी जगह काम करने के लिए नहीं रख सकता, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? इस वाले प्रिंसिपल पे। और डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, मतलब कि प्रिंसिपल ने डेलीगेट करी अथॉरिटी किसको? एजेंट को। अब एजेंट किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, एजेंट को ही काम करना पड़ेगा। बट कुछ सर्टेन ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर वो जो एजेंट है वो डेलीगेट कर सकता है अपनी अथॉरिटी टू द सब एजेंट, टू द सब एजेंट। वो कौन से ऐसे केसेस हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं? फर्स्ट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल ने कंसेंट दे रखा हो कि भाई कोई बात नहीं, चलो आप कर लेना, अगर आप बीमार पड़ जाते हो कभी तो कोई बात नहीं, किसी और को लगा देना अपने काम, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये कुछ 5 ऐसे केसेस थे, इसको याद रख लेना बस, इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखने हैं कि कब एक एजेंट दूसरे बंदे को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब डेलीगेट तो कर दी, तो जो ये सब एजेंट बन जाएगा इसका और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्या होगा ये देखते हैं। जब इन केसेस के अंदर जो पिछले 5 केसेस थे ये वाले, अगर इसके लिए अपॉइंट किया गया है एक सब एजेंट तो वो कहलाएगा प्रॉपरली अपॉइंटेड, ठीक है। तब वो कहलाएगा कि सही से अपॉइंट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब रिलेशनशिप क्या होगी? प्रिंसिपल बाउंड होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा एक्ट्स के जो सब एजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे वही है, एजेंट और प्रिंसिपल वाली चीज़ है, ठीक है। तो सब एजेंट जो भी एक्ट करेगा उसके लिए लाइबल होगा, बाउंड होगा कौन? प्रिंसिपल हमारा। सेकंड इज द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। जो ये एजेंट है इसने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, तो जो भी सब एजेंट कार्य करेगा, काम करेगा, एक्ट करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमारा एजेंट होगा, टू द प्रिंसिपल। क्लियर है इतना? क्योंकि एजेंट ने उसे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इज द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट एंड नॉट टू द प्रिंसिपल। जो ये सब एजेंट है जो भी काम कर रहा है ये किसको बताएगा? आकर एजेंट को बताएगा, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल को, ठीक है। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल को। हावेवर अगर सब एजेंट कुछ फ्रॉड काम कर देता है या फिर गिल्टी होता है फ्रॉड के लिए, या फिर चाह कर कुछ गंदा काम, गलत काम कर देता है, तो वो डायरेक्टली लाइबल होगा टू द प्रिंसिपल। क्लियर है? ये था फर्स्ट केस के अंदर जब प्रॉपरली अपॉइंटेड हो। जब इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड हो, इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब क्या है? विदाउट एनी अथॉरिटी उसको अपॉइंट कर लिया गया है बाय द एजेंट। तब वहाँ पे क्या रिलेशनशिप होगी? तब जो भी वो एक्ट करेगा ना तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा हमारा प्रिंसिपल, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात। एजेंट होगा वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अगर उसने विदाउट एनी अथॉरिटी अपॉइंट कर लिया है किसको? सब एजेंट को। तो एजेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा टू द प्रिंसिपल एज वेल एज टू द थर्ड पार्टी। क्लियर है? नेक्स्ट इज द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सब एजेंट। सब एजेंट चाहे कोई भी एक्ट करे वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि विदाउट एनी अथॉरिटी उसको अपॉइंट किया गया है। वहाँ पे एजेंट को ही हम सू कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को सू करेगा क्योंकि भाई तूने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अब हम, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। पर्सनल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है कुछ कुछ केसेस के अंदर एजेंट की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, एक बारी प्लीज़ ध्यान दे देना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। जहाँ पे एजेंट खुद चाह कर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को दर्शाता है, दिखा देता है कि यहाँ पे मेरी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी। सेकंड चीज़, जो वो एजेंट है वो एक अननेम्ड प्रिंसिपल या फिर डिस्क्लोज प्रिंसिपल या फिर फॉरेन प्रिंसिपल या फिर नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा हो। मतलब कि कोई ऐसा प्रिंसिपल जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, कोई ऐसा प्रिंसिपल जो है ही नहीं है, कोई ऐसा प्रिंसिपल जो कि इंडिया में नहीं आ सकता, बाहर है, ठीक है। तो वहाँ पे वो पर्सनली लाइबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज वेयर द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। इसको क्या समझाऊँ, आपको खुद ही पता है। फोर्थ है वेयर एजेंट रिसीव्स मनी बाय मिस्टेक। जो भी उसको मिस्टेक या फ्रॉड से मनी रिसीव हुआ है तो वो लाइबल हो जाएगा टू रीपे दोज दैट मनी, ठीक है। फिफ्थ है वेयर एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट और अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके खुद के नाम पे। अगर खुद के नाम पे है तो भाई खुद की उसने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है ना। क्लियर है? वेयर एन एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। मतलब कुछ उसका इंटरेस्ट है, एजेंट का कुछ इंटरेस्ट है इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे भी उसकी पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सेवंथ इज प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंड कर रहा है वो एजेंट होने के लिए, मतलब वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास एजेंट होने की, बट वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं एजेंट हूँ, तो वहाँ पे उसका लाइबल होगा वो पर्सनली।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे केसेस थे जिसके अंदर वो पर्सनली लायबल होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर कुछ भी डाउट लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।